डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी वीडियोस भी देख रहे हो और नोट्स भी बना रहे हो। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राज्य सामाजिक मानक। सामाजिक मानक का मीनिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मैं एक बार बहुत ही सरल सी भाषा में आपके लिए ये रिपीट कर देती हूँ। सामाजिक मानक एक तरीके के सामाजिक नियम होते हैं जिनके अनुरूप व्यवहार करने वालों को स्वीकार किया जाता है और इनके विरुद्ध व्यवहार करने वालों को समाज स्वीकृति नहीं देता। आज का हमारा टॉपिक है बेटा सामाजिक मानक का विकास, यानी सामाजिक मानक बनते कैसे हैं, इनका उत्पन्न होना कैसे होता है या इनका निर्माण होना कैसे संभव हो पाता है। सामाजिक मानक का विकास अस्पष्ट तथा असंरचित सामाजिक परिस्थितियों में तेजी से होता है। अस्पष्ट यानी जो क्लियर ना हो, वेग सी हो। असंरचित जो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड ना हो। तो जो इस तरह की सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जिनकी व्याख्या हर व्यक्ति अपने रूप से देगा, जिसकी कोई एक व्याख्या नहीं बन सकती, इस तरह की अस्पष्ट यानी अनक्लियर, जो क्लियर ना हो और असंरचित परिस्थितियों में सामाजिक मानक का विकास तेजी से होता है। शेरिफ 1948 इन्होंने बताया है कि जो स्पष्ट और संरचित परिस्थितियां होती हैं इनमें वस्तुनिष्ठता ज्यादा होती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है राजे कि जो चीज जैसी वास्तविकता में है वैसे ही सब लोग उसे देखें या समझें। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2+2, दो में अगर हम 2 जोड़ें तो वो हमेशा 4 ही रहता है। इसमें ये नहीं है कि पहला शख्स देख रहा है 2+2 तो वो बोल देगा कि 5 होता है, वो गलत होगा। वस्तुनिष्ठता होता है कि हर व्यक्ति चाहे जैसे मर्जी किसी चीज को देखे या समझे, वो चीज वैसी ही रहती है। जैसे 5+5 हमेशा 10 ही रहेगा। इसके विपरीत होता है आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता यानी परिस्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति उसे अपने नजरिए से देखेगा और उसका मूल्यांकन वो अपनी सोच के अनुसार करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आऊं तो कुछ बच्चे बोलेंगे जी बहुत खूबसूरत है, तो हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि उतना सुंदर नहीं है। सुंदरता जैसी चीज आत्मनिष्ठता रखती है और मैथ्स गणित जैसी चीज वस्तुनिष्ठता रखती है। ये मैंने आपको एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन किया है। सामाजिक मानक के टॉपिक में ये बात ऐसे लागू होती है कि जो स्पष्ट और संरचित परिस्थिति होती है, क्लियर परिस्थिति होती है, उसमें वस्तुनिष्ठता इतनी ज्यादा होती है कि नए सामाजिक मानक उसमें बन ही नहीं सकते। इसके ऑपोजिट अस्पष्ट और असंरचित परिस्थिति होने पर आत्मनिष्ठता अधिक होती है और हर एक व्यक्ति अलग मूल्यांकन करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जब हर व्यक्ति एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है तो ऐसी विशेष परिस्थिति में नए सामाजिक मानक उत्पन्न हो पाते हैं। इसका पहला प्रयोगात्मक अध्ययन शेरिफ ने ही किया 1948। इस प्रयोग में क्या किया गया? प्रयोज्यों को एक अंधेरे कमरे में बिठाकर उन्हें रोशनी की एक बिंदु कुछ समय के लिए दिखलाई जाती थी। प्रयोज्यों को ये कहा गया कि रोशनी की बिंदी इधर उधर घूमती हुई नजर आएगी और उन्हें यह बताना होगा कि वह बिंदु कितने इंच घूमी।
असल में रोशनी की वह बिंदु स्थिर थी, रुकी हुई थी, हिल नहीं रही थी। पर कमरा पूरी तरह अंधेरा होने के कारण प्रयोजक को ऐसा भ्रम होता था कि बिंदु इधर उधर घूम रही है। इस तरह का जो प्रत्यक्षात्मक प्रभाव होता है, इसको स्वतः चालित प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्वतः चालित प्रभाव। दो तरह की परिस्थितियों में यह प्रयोग किया गया, वैयक्तिक और सामूहिक। कुछ प्रयोजों को ट्रांसफर भी किया गया, जैसे पहले उन्हें वैयक्तिक में रखा गया, बाद में सामूहिक में, या पहले सामूहिक में रखा गया और बाद में उन्हें वैयक्तिक परिस्थिति में रखा गया। वैयक्तिक परिस्थिति यानी उसमें बस एक प्रयोज्य था। सामूहिक परिस्थिति यानी उसमें दो या दो से ज्यादा प्रयोज्य थे। परिणामों में यह पाया गया कि निर्णय ले रहे थे, जो प्रयोजन निर्णय लेते थे कि रोशनी की बिंदु कितने इंच घूमी। शुरुआती प्रयासों में उन्होंने लगभग 2 से 12 इंच के बीच के जवाब दिए। कभी कहा 2 इंच, कभी कहा 4 इंच, कभी कहा 12 इंच, कभी कहा 10 इंच। तो 2 से 12 के बीच में था उनका जवाब। पर धीरे धीरे वे सहमति की ओर बढ़ते गए। एक दूसरे की बात सुनकर एक मध्य दूरी पर वे पहुंच गए, जो कि लगभग थी 7 या 8 इंच। यह जो निर्णय हुआ, इस निर्णय को सामाजिक मानक कहा जाता है। इसमें कुछ तथ्य बताए जाते हैं। जब व्यक्ति सामूहिक परिस्थिति में एक मानक विकसित कर लेता है, तो वैयक्तिक परिस्थिति में उसे दोहराता है। मान लो एक प्रयोज्य को सामूहिक परिस्थिति में बिठाया गया। 3 प्रयोज्य थे, तीनों ने अपने अपने जवाब दिए कि रोशनी की बिंदु कितने इंच घूमी। तो व्यक्ति ने जो जवाब सामूहिक परिस्थिति में दिया होगा और दूसरों के जवाब सुन के अपने मन में एक मानक विकसित किया होगा कि सही जवाब इसका ये है। तो वैयक्तिक परिस्थिति में, यानी जब वो अकेला भी बैठा होगा प्रयोग में, तब भी वह वही जवाब देगा जो मानक उसने मन में सामूहिक परिस्थिति में विकसित किया था। दूसरा पॉइंट, अगर व्यक्ति अलग अलग वैयक्तिक परिस्थितियों में अलग अलग मानक भी विकसित कर लिया होता है, तब भी सामूहिक परिस्थिति में निर्णय देते समय वह आपसी अंतर को कम कर लेता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने, किसी प्रयोज्य ने 5 बार वैयक्तिक परिस्थिति में अलग अलग जवाब दिए, पर जब वह सामूहिक परिस्थिति में अपना जवाब देगा तो वह इन सब के अंतर को कम कर देगा। सेकर्ड और बैकमैन ने 1974 में ऐसे कहा कि व्यक्ति अपनी धारणाओं और क्रियाओं के बारे में निर्णय लेते समय सूचना के 2 स्रोतों पर निर्भर करता है। यानी जब वो डिसाइड करता है कि मैं क्या सोचता हूँ या मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो सूचना प्राप्त करने के लिए 2 तरह के स्रोतों पर निर्भर करता है। भौतिक वास्तविकता यानी उसके आसपास की फिजिकल रियलिटी क्या है, भौतिक वास्तविकता क्या है, और दूसरा सामाजिक वास्तविकता, लोग कौन है आसपास। अगर भौतिक वास्तविकता अस्पष्ट हो, ये क्लियर नहीं है कि आसपास क्या है, तो वह सामाजिक वास्तविकता के अनुसार अपनी धारणा व्यक्त करता है। तो वो लोगों की धारणा के अनुसार ही अपनी धारणा बना लेता है और अपनी विचारधारा वह प्रकट करता है। हालांकि व्यक्ति इस सहमति पर पहुंचने में समूह के दबाव के महत्व को स्वीकार नहीं करता। हमें खुद को नहीं पता होता कि हम लोगों के अनुसार सोच रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि समूह के और लोगों के द्वारा बोली गई या व्यक्त की गई धारणाओं के प्रति वह अनुरूपता दिखाता है।
मतलब हम जितना मर्जी क्यों ना सोचें कि लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या सोच रहे हैं या लोग क्या सोचते समझते हैं, हम ध्यान नहीं करेंगे, पर उस चीज का दबाव हमारे ऊपर चाहे हम माने ना माने पड़ता ही पड़ता है। निष्कर्ष, सामाजिक मानक का विकास या निर्माण अस्पष्ट और असंरचित परिस्थिति में तीव्रता से होता है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है राजे। स्टडी वेल, नोट्स बनाइए, वीडियोस देखिए और हैव अ गुड डे।